नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज हम जो हमारा विद्युत है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। जितने भी हमारे प्रतिरोध होते हैं जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं उनको हम समझेंगे, प्रतिरोधकता समझेंगे, और जितने भी हमारे रिलेटेड हैं इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी पॉइंट्स उन सबको हम इस आज की क्लास में डिटेल से समझेंगे। ठीक है, और चलिए तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है तो क्या होता है। जब विद्युत धारा किसी चालक जैसे जो चालक है तो चालक जैसे कि तांबा, ठीक है, तांबे के तार से होकर के गुजरती है तो उस चालक का जो पदार्थ होता है, ठीक है, उस चालक का जो पदार्थ होता है वह धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसी विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है इसी को हम बोल देते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस इसको बोल देते हैं। जब विद्युत धारा तांबे के तार से होकर के गुजरती है तो उस चालक का जो पदार्थ होता है, ठीक है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, यानी रोकता है उसको। इसी जो विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है या रोकने की जो प्रवृत्ति होती है, विद्युत धारा को जो रोकने की प्रवृत्ति होती है उसको हम विद्युत प्रतिरोध बोल देते हैं, यानी रेजिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में यहाँ समझते हैं कि किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता होती है उसी को हम प्रतिरोध बोल देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम प्रतिरोध किसको बोल देते हैं, तो जो हमारा किसी चालक द्वारा जो विद्युत प्रतिरोध का, जैसे कि हमारा यहाँ से ये विद्युत जो हमारा है तो यह यहाँ से प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इस प्रवाहित होने के लिए जो हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध यानी इसको रोकने वाला। ठीक है, जो हमारा ये प्रवाहित हो रही है हमारी धारा, विद्युत धारा, तो उसके जो रोकने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, जो क्षमता है रोकने की, तो वो हमारी विद्युत प्रतिरोध कहला जाती है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है और मात्रक क्या होता है, तो जो प्रतीक होता है उसको हम बोल देते हैं ओमेगा, और जो ऐसा ही मात्रक होता है हमारा प्रतिरोध का तो वो होता है ओम। ठीक है, इसका जो अक्षर है, ये जो प्रतीक होता है हमारा, ये ओम का जो प्रतीक होता है, इसको ग्रीक अक्षर के ओमेगा से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम ओमेगा बोल देते हैं, और नहीं तो हम सिंपल साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो हम इसी को ओम बोल देते हैं। ठीक है, इसका गणितीय रूप क्या होता है, तो इसका जो ओम होता है, जो प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध का जो गणितीय रूप होता है, तो प्रतिरोध का गणितीय रूप होता है R बराबर V/I। ठीक है, यानी R क्या है, तो R यहाँ पे प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। V क्या है, तो V विभवांतर है, और हमारा I हो जाता है धारा। ठीक है, यानी करंट। ओम के नियम में देखते हैं, ओम का नियम क्या कहता है हमारा, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि किसी चालक से प्रवाहित होने, किसी जो चालक है जिसमें करंट हमारा प्रवाहित हो सकता है, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक है, किसी प्रवाहित होने वाली जो धारा है उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है यदि तापमान और अन्य परिस्थितियां समान हों। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा विभवांतर होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो होता है हमारा धारा के समानुपाती। ठीक है, यदि ताप और अन्य परिस्थितियां समान हों तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, ओम का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूले जितने भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं कभी कभी अगर बन जाते हैं, जैसे डी ग्रुप में, ज़्यादातर हमारे डी ग्रुप में ही बनते हैं न्यूमेरिकल, तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं तो वो इन्हीं में से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ लेगा, आपको दे देगा भी का मान दे देगा, आर का मान दे देगा, और पूछ लेगा धारा का मान, आई का मान। ठीक है, तो आपको ये अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से रख के निकाल सकते हैं। तो जो हमारा जो फॉर्मूला होता है तो V बराबर IR होता है, किसका, ये होता है हमारा ओम का नियम। ठीक है, V बराबर IR, इसको 2 से 3 बार आप बोल दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान में रखना है, यानी जीभ के टिप में होना चाहिए। ठीक है,
इससे स्पष्ट क्या होता है, जो V बराबर I आ रहा है, तो इससे स्पष्ट यह होता है कि इससे यदि प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है, प्रतिरोध यानी R, अगर R बढ़ता है तो धारा हमेशा घटेगी, क्योंकि जब हम R का यहाँ पे मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R का मान V/I, ठीक है। जब हमारा R का मान बढ़ेगा तो हमारा I का मान, जो धारा का मान है, वह घटेगा, ठीक है। और जब हमारा प्रतिरोध घटेगा यानी जो R है, R घटेगा, तो जो धारा का मान है वह बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा, जैसे अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता, यदि अगर पूछ लिया जाता आपसे कि जो हमारा R है और V है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के समानुपाती हैं तो अगर हम R को बढ़ाते हैं तो हमारा V भी बढ़ेगा, और R को घटाते हैं तो V भी घटेगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो है हमारा व्युत्क्रमानुपाती है, R के व्युत्क्रमानुपाती है हमारा I, यानी धारा का मान जो है, तो जब हम R का मान बढ़ाएंगे तो हमारा I का मान घटेगा, और जब हम प्रतिरोध R का मान घटाएंगे तो हमारा जो धारा का मान है वह बढ़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो होता है वह मुख्यतः 4 बातों पे निर्भर करता है। किन किन पे निर्भर करता है, तो सबसे पहले करता है चालक की लंबाई पर, दूसरा करता है चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, और तीसरा हमारा होता है पदार्थ का स्वभाव, और तीसरा हमारा हो जाता है टेम्परेचर यानी तापमान, ठीक है। तो जो ये 4 पदार्थ होते हैं, इन चारों पदार्थ पे जो प्रतिरोध होता है वह निर्भर करता है मुख्यतः। जैसे आप चालक की लंबाई पर देख लीजिए कि जो हमारा R होता है, तो R हमारा डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये होता है हमारा लंबाई के, ठीक है। यह अनुक्रमानुपाती होता है किसके, लंबाई के, डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाता है चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी जो हमारा, ये सभी फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। तो जो R बराबर हो जाता है, तो R बराबर ρL/A, ठीक है। ये हमारा, हम इसको रो बोल देते हैं, ये हमारा लंबाई होता है, और ये हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा हो जाता है किसका, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ से, क्योंकि आपके ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाले तो बिल्कुल ध्यान ही रखना है। और इसका हमने R का और क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो R का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा V/I, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा है पदार्थ का स्वभाव। पदार्थ का स्वभाव क्या है, तो अलग अलग पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की जो गति करने की क्षमता होती है वह अलग होती है, ठीक है। जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, तो सभी पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वह अलग होती है, ठीक है। जैसे तांबे में अलग होती है, ठीक है, तांबे का जो प्रतिरोध होता है वह कम होता है, जबकि जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम का अधिक प्रतिरोध होता है। यानी इनमें जो विद्युत प्रवाहित होती है, तो उसको रोकने के लिए जो नाइक्रोम होता है, तो उसमें अधिक क्षमता होती है विद्युत को रोकने के लिए, करंट को रोकने के लिए। और जो हमारा तांबा होता है, तो उसमें बहुत कम क्षमता होती है प्रतिरोध को रोकने के लिए, ठीक है। चौथा हमारा हो जाता है तापमान इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे करता है, तो ये सामान्यतः धातुओं में तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। जैसे जो कोई भी अगर धातु है, जैसे कि तांबा ही मान लीजिए आप, कि अगर तांबा का तापमान बढ़ता है, ठीक है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अर्धचालक में भी तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है, ठीक है। और नहीं तो अधिकांशतः जितने भी हमारे धातु होती हैं, तो उनमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारा प्रतिरोध होता है वह मुख्यतः 4 पदार्थ पे निर्भर करता है। तो पहला हमारा किस पे निर्भर करता है, तो यह लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तीसरा यह पदार्थ के स्वभाव पर निर्भर करता है, और चौथा यह करता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये आपको चारों बिल्कुल ध्यान रखना है किस पे निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। प्रतिरोध का सूत्र देख लेते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ जब मैंने अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बताया था आपको, ठीक है। तो यही हमारा प्रतिरोध का मेन फॉर्मूला होता है, और जिनमें से प्रतिरोध हमारा
प्रतिरोधकता R को दर्शाता है, लंबाई को L दर्शाता है और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को A दर्शाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो हमारी प्रतिरोधकता होती है वह क्या होती है। अभी हमने पढ़ा प्रतिरोध क्या होता है, अब देख रहे हैं हम प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक है, तो यह किसी पदार्थ की वह विशेषता है जो यह बताती है कि उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना कठिन है। ठीक है, अभी हमने प्रतिरोध पढ़ा था, तो प्रतिरोध क्या था, जो प्रतिरोध था तो वह हमारे करंट को रोकने की जो क्षमता होती है वह हमारा प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, और जो प्रतिरोधकता होती है तो प्रतिरोधकता क्या कहलाती है कि प्रतिरोध की वह विशेषता होती है जो यह बताती है कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कितना कठिन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की कठिनाई को बताता है, जो प्रतिरोधकता होता है यानी रेजिस्टिविटी होती है। और जो प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने की क्षमता को बताता है। ठीक है, वह हमारा प्रतिरोध कहलाता है और ये हमारा प्रतिरोधकता कहलाता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, इसका जो प्रतीक होता है प्रतिरोधकता का, तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं और इसकी इकाई हमारी हो जाती है ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोध की अलग इकाई है, ओम होती है प्रतिरोध की, और जो प्रतिरोधकता होता है उसकी होती है ओम मीटर। ठीक है, और ओम जो होता है हमारा, तो ओम को हम ऐसे दर्शाते हैं इस चिन्ह के द्वारा, और जो हमारा प्रतिरोधकता होती है तो प्रतिरोधकता को हम रो द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतीक भी आपको ध्यान रखना है। अब पदार्थ के जो संयोजन को समझते हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होता है उसको समझते हैं कि प्रतिरोधों को जो जोड़ने के लिए दो प्रकार के तरीकों का उपयोग किया जाता है। तो पहला हमारा हो जाता है श्रृंखला संयोजन और दूसरा हमारा हो जाता है समांतर। ठीक है, पहला हमारा हो जाता है जो हमारा सीरीज संयोजन होता है और दूसरा हमारा हो जाता है पैरेलल समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो जो श्रेणी क्रम है और समांतर क्रम है तो इसमें सिर्फ फर्क एक ही होता है कि जो हमारा श्रृंखला होता है तो वह सीधे जुड़ता जाता है। ठीक है, R1 R2 R3 जितने भी हमारे प्रतिरोध होंगे तो हम सभी प्रतिरोधों को एक क्रम में जोड़ेंगे, एक श्रृंखला में जोड़ेंगे। ठीक है, और जो हमारे समांतर क्रम संयोजन होता है प्रतिरोध का, तो उसको हम जोड़ते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अनंत। ठीक है, जितना भी हमारे और आगे होंगे तो हम सबको उनको 1/R के रूप में ऐड करते जाएंगे। जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम सभी जितने भी हमारे प्रतिरोध होते हैं तो सभी को एक श्रृंखला में जोड़ देते हैं, और जो हमारे समांतर क्रम होते हैं तो समांतर क्रम में एक श्रृंखला में ना जोड़कर हम उनको बटे में कर देते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का व्यवहारिक उपयोग कहाँ पे होता है, तो प्रतिरोध का जो व्यवहारिक उपयोग होता है तो यह होता है हमारा सबसे पहला हीटर में होता है, गीज़र में होता है, आयरन, टोस्टर, ठीक है, आदि जो होते हैं इनमें ऊंचे प्रतिरोध वाले जो तार जैसे नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है इनमें सभी में, क्योंकि जो नाइक्रोम होता है हमारा तो वह अधिक उसमें जो प्रतिरोध की क्षमता होती है वह अधिक पाई जाती है। ठीक है, तांबे या किसी अन्य चालक के अतिरिक्त जो हमारा नाइक्रोम होता है तो उसमें अधिक ज़्यादा प्रतिरोधकता पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है हीटर, गीज़र, आयरन की जो रॉड होती है, ठीक है, और टोस्टर, ये हमारे हो जाते हैं इसके व्यवहारिक उपयोग में। और दूसरा हमारा हो जाता है क्या, रेजिस्टर्स जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा नियंत्रित करने के लिए जो लगाए जाते हैं रेजिस्टर्स। तीसरा हमारा बल्ब के फिलामेंट में, और बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं उनमें जो प्रतिरोध करने वाला जो पदार्थ होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनको विस्तार से। जो हमारा श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम को विस्तार से देखेंगे और हमारे देखेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम में। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद जोड़ा जाता है ताकि सभी में समान धारा प्रवाहित हो, ठीक है, धारा सब में समान प्रवाहित हो तो कहा जाता है कि वे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जैसे हम श्रेणी क्रम में अगर हम किसी प्रतिरोध को ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे हम किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे R1 लिखा, R2 लिखा और यहाँ पे हमने R3 लिखा, और अगर हम यहाँ पे धारा प्रवाहित करवा रहे हैं I, ठीक है, तो सभी जितने भी हमारा ये
श्रेणी क्रम संयोजन बनेगा तो सभी में हमारी धारा प्रवाहित आई ही होगी, यानी समान रूप से धारा प्रवाहित होगी इसमें। तो ये हमारा कहला जाता है क्या, ये हमारा श्रेणी क्रम कहला जाता है। ठीक है, किसको श्रेणी क्रम कहेंगे, तो श्रेणी क्रम कहेंगे जिसमें हमारी धारा समान रूप से प्रवाहित होती है। चित्र द्वारा समझ लीजिए कि जैसे ये इनको देख लीजिए कि ये हमारे R1, R2, R3 ये हमारे प्रतिरोध हो जाते हैं। ठीक है, इन प्रतिरोध में जो धारा होती है, ये श्रेणी क्रम में जो धारा होती है हमारी, वो धारा समान रूप से बहेगी। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से धारा को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो धारा होती है तो वह सीधे यहाँ से आकर के यहाँ से ये पूरी प्रवाहित होगी। ठीक है, ये धारा का मान बदलेगा नहीं। ठीक है, ये धारा बिल्कुल समान रूप से हमारे पूरे सर्किट में प्रवाहित होगी। तो इसीलिए समान धारा जिसमें प्रवाहित होती है तो वह हमारा श्रेणी क्रम कहला जाता है। ठीक है, यहाँ तीनों प्रतिरोध एक के बाद एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं श्रेणी क्रम की, तो इसकी जो विशेषताएं होती हैं कि इसमें धारा समान होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसका जो कुल विभवांतर होता है, विभवांतर किसको बोल देते हैं, हम भी को बोल देते हैं। इनमें जो विभवांतर होता है, तो विभवांतर जो होता है, तो विभवांतर का योग क्या होता है, कुल V बराबर V1 + V2 + V3। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम किसको जोड़ते हैं, तो इसको हम प्रतिरोध को भी ऐसे ही जोड़ देते हैं और इसको हम विभवांतर को भी ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, समान धारा के कारण कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो यही हमारा कुल प्रतिरोध का भी फॉर्मूला हो जाता है, जो हमारा विभवांतर का होता है, सीधे जोड़ देते हैं और ऐसे ही हम जोड़ देते हैं प्रतिरोध को। ठीक है, इसका चौथा क्या पॉइंट है, यदि किसी प्रतिरोध में खराबी हो जाए तो पूरी धारा रुक जाती है। धारा समान रूप से प्रवाहित होती है पूरे सर्किट में, तो अगर किसी भी प्रतिरोध में जो हमारे प्रतिरोध अलग अलग टाइप के जो प्रतिरोध लगे हुए होते हैं R1, R2, 3, R4, तो ये अगर किसी एक में भी प्रतिरोध में अगर खराबी हो जाती है तो जो हमारी धारा होती है तो वह पूरे सर्किट की धारा रुक जाती है। ठीक है, क्योंकि जो धारा बहती है श्रेणी क्रम में तो वह समान धारा बहती है, धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वह रुक जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण के द्वारा समझिएगा कि जैसे कि दीपावली की जो लाइट्स होती हैं, ठीक है, तो उनको देखिएगा आप कि वो सभी हमारे पुरानी सीरीज कनेक्शन में ही होते हैं, यानी श्रेणी क्रम में ही जुड़े हुए होते हैं। अगर किसी एक लाइट की अगर हमारी धारा रुक जाती है, ठीक है, तो हमारी पूरी लाइट ही वो ख़राब हो जाती हैं, यानी पूरी लड़ियाँ ही पूरी ख़राब हो जाती है, वो जलती नहीं है। ठीक है, तो ये उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है तो वह कैसा होता है। तो जो दीपावली की लड़ियाँ होती हैं उनमें आप समझ सकते हैं। अब देखें दूसरा हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम में क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध के सिरे एक दूसरे के समान बिंदुओं पर जुड़े हुए होते हैं ताकि सभी में समान विभवांतर लगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था कि जो श्रेणी क्रम है कि जो हमारा धारा होता है तो है हमारे पूरे सर्किट में समान रूप से धारा बहती है इसमें। ठीक है, और हमारा जो समांतर क्रम में होता है तो इसमें समान रूप से क्या बहती है, तो इसमें जो विभवांतर यानी V होता है वह समान रूप से बहता है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जो भी समान रूप से बहते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चित्र के द्वारा समझिए इसको। जो हमारा समांतर क्रम होता है तो समांतर क्रम में इनको देख लीजिए, ये समांतर क्रम में हमारे लगे हुए हैं। ठीक है, ये R1, R2, R3 ये हमारे प्रतिरोध हैं, इस तरह हमारे समांतर क्रम में जुड़ते हैं। ठीक है, और ये तीनों ही दो बिंदुओं के बीच जुड़े हुए होते हैं, A और B के बीच में ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताओं में क्या होता है, सबसे पहले होता है कि प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है। ठीक है, धारा विभाजित होती है और इसमें कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, जो धारा होती है वो विभाजित होती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो विभवांतर होता है वो समान होता है लेकिन धारा इसमें विभाजित होती है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा श्रेणी क्रम था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी धारा होती है तो वह हमारी समान होती है। ठीक है, और जो हमारा विभवांतर होता है तो वह हमारा विभाजित होता है। ठीक है, तो इसमें ये इसका उल्टा है जो हमारा श्रेणी क्रम में है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम का, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है वह 1/R
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैट डैट डैश अनंत। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला किसका है, हमारा समांतर क्रम वाला है। और जो हमारा श्रेणी क्रम का होता है तो वो हो जाता है सिंपल, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डैट डैट डैश। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो कुल प्रतिरोध है, इसमें कुल प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है, यदि कोई प्रतिरोध खराब हो जाए, इसमें अन्य रास्तों से धारा इसमें बहती रहती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई धारा, अगर एक प्रतिरोध इसमें खराब भी हो जाए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी ये धारा जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। ठीक है, अगर हम यहाँ से धारा I प्रवाहित करते हैं तो अगर हमारी धारा इसमें जाती है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमारा R1 खराब है, ठीक है, तो R1 अगर हमारा खराब है तो जो हमारी धारा है वह हमारी प्रवेश कर जाएगी किसमें, R2 और R3 में। ठीक है, तो ये जो धारा का प्रवाह होता है तो इसमें धारा का प्रवाह बाधित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा होता है, इसके सारे हमारे जितने भी हमारे प्रतिरोध होते हैं तो वह जुड़े हुए होते हैं समांतर क्रम में। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण समझ लीजिए कि जैसे जो हमारी वायरिंग होती है, वायरिंग होती है, ठीक है, घर की जो वायरिंग होती है तो वो इसी क्रम में जुड़ी हुई होती है। क्योंकि अगर हमारा कोई एक तार खराब हो जाता है या एक बल्ब खराब हो जाता है तो हमारे जो घर के अदर बल्ब होते हैं तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और जलते रहते हैं। तो इसीलिए जो घर में वायरिंग की जाती है या जो घर में लाइटें जुड़ी हुई होती हैं तो वह सदैव हमारे समांतर क्रम में जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ी होती हैं। श्रेणी क्रम में जैसे कि जो हमारी दीपावली की लड़ियाँ होती हैं तो ये जुड़ी हुई होती हैं। अगर इसकी लड़ी की अगर एक भी हमारा प्रतिरोध अगर खराब हो जाता है तो हमारी पूरी लड़ी ही खराब हो जाती है। ठीक है, विद्युत शक्ति देख लेते हैं क्या होती है। जो इलेक्ट्रिक पावर होता है तो वह क्या होता है, तो विद्युत शक्ति वह मात्रा होती है या वह मात्रा बताती है कि कोई विद्युत उपकरण प्रति सेकंड कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च या उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सिंपल भाषा में समझिए कि जो हमारा विद्युत शक्ति होता है तो वह क्या बतलाता है, तो ये बतलाता है कि जो हमारा विद्युत उपकरण है वह कोई भी विद्युत उपकरण ले लीजिए, तो कोई विद्युत उपकरण प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है या खर्च करता है। ठीक है, तो ये हमारी विद्युत शक्ति होती है। विद्युत शक्ति यानी विद्युत को उत्पन्न करने या खर्च करने की जो शक्ति होती है कि वो मतलब कि जो कोई भी अगर उपकरण है वह प्रति सेकंड में यानी एक सेकंड में कितनी ऊर्जा, विद्युत से कितनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, ये कितनी ऊर्जा खर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है विद्युत शक्ति। और किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, मोटर हो गया, इनको चलाने के लिए जितनी तेजी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम विद्युत शक्ति बोल देते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होती है, तो जैसे कि आप नॉर्मली इसको आप घर में ही प्रयोग करके देख सकते हैं कि अगर जब भी हमारी लाइट आती है, कोई भी लाइट आती है, ठीक है, अगर लाइट डिम होती है तो वो पंखे हमारे जो चलते हैं या बल्ब जो जलता है तो वो बहुत धीमा चलता है। ठीक है, और जैसे ही लाइट जो हमारी पावर होती है वो बहुत तेज़ होती है, करंट हमारी बहुत तेज़ आ जाती है। ठीक है, तो वो जो बल्ब जलते हैं या तेज़ी से जो पंखा हमारे चलते हैं, वो तेज़ी से जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें, वही हमारी विद्युत की शक्ति होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी करंट आ रहा है वह कितनी तेज़ी से, कितनी शक्ति से, यानी कितना पावरफुल होके आ रहा है, ठीक है, वही हमारी शक्ति हो जाती है, यानी विद्युत की शक्ति।